स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल में। इसके पहले की श्रृंखला आपने बहुत बेहतर देखी और जिस तरह से आप लोग लगातार इसको देख रहे हैं, अपनी समझ विकसित कर रहे हैं, इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि आप अपने एग्ज़ाम के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं। मैं बार-बार इस शब्द को दोहराता हूं कि कड़े संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता है और सुविधाएं सफलता का मोहताज नहीं होता है। कहते हैं ना, जिसने जितना समय खर्च किया है, गूगल ने उसी को सर्च किया है और अपनी नैया के नाविक आप स्वयं हैं। इस भंवर से निकालना भी आपका काम है। इसलिए उठो, जागो और मन को एकदम खुश करके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का इस सीरीज में। इसके पहले की पूरी श्रृंखला आपने क्रमबद्ध से देखा होगा और आपकी समझ बहुत ही अच्छी हुई होगी और मैं आशा भी करता हूं कि आप इस बार इस मौके पर अपने एक ओहदे को सुरक्षित करने के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हम जो लोग चला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, अवध वॉरियर पर, उससे आप जुड़ करके उम्मीद है लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आइए, इस सीरीज का आज जो कुछ खास सवाल जो आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और संविधान का उसको बोला जाता है कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बेहद खास, बहुत खास टॉपिक है और आसान टॉपिक है, पर कुछ के लिए बड़ा टफ भी टॉपिक माना जाता है, पर ये आसान है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप भी ऐसा समझिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और आज की सीरीज जो है बहुत खास है आपके लिए, इंडियन पॉलिटी की, और पहला सवाल ही आपके लिए बेहद खास है। सवाल आप देख रहे हैं। प्रश्न है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम समर्थित हो। उपस्थित, यहां शब्द में थोड़ा ध्यान रखना, उपस्थित और मत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 1/2, सदन के 2/3 सदस्य, सदन के 1/2 सदस्य। तो ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन आपके लिए जानकारी के लिए तो हम यही बता दें आपको कि प्रश्न तो का ऑप्शन तो ये सही होगा, लेकिन अब इसके लिए एक छोटी सी बातें आप समझिए। आइए, संघीय मॉडल को अगर मैं आपको बताऊं तो इस बात को खूब बेहतर आप समझिए। भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, ये टॉपिक ही है केंद्र राज्य संबंध का। तो केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में पहले विशेष बातें जो बेसिक समझना है उसको समझो कि केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद ना हो। इस विवाद को बिल्कुल विवाद ना हो, इसके लिए समन्वयता बनाने के लिए इसके संबंधों को क्या किया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, ताकि केंद्र ना कह सके कि यहां तक हमारी भूमिका है, राज्य को भी ना कहना पड़े कि आप हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। तो दोनों ही अपने अलग अलग विषयों पर अलग अलग क्षेत्रों में बने रहे। इसके लिए इनके संबंधों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। विधायी संबंध, केंद्र राज्य का विधायी संबंध, और फिर बात करें तो इनका प्रशासनिक संबंध, विधायी, प्रशासनिक, और तीसरा प्यारे साथी है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, क्योंकि आप जानते हैं संबंध अगर बराबर बना के रखना है तो बंटवारा भी उसमें बराबर का होना चाहिए, कहीं अगले पक्ष को ये ना लगे कि इन्होंने अपने लिए ज्यादा कर दिया, हमारे लिए कम। बहरहाल, संवैधानिक प्रावधानों में इसकी अगर जिक्र हम लोग करते हैं तो विधायी संबंध का जिक्र भाग 11 में है, संविधान के भाग 11 में। प्रशासनिक संबंध का भी जिक्र संविधान के भाग 11 में ही है, परंतु वित्तीय संबंध का जिक्र संविधान के भाग 12 में है, भाग 12 में। और मैंने आपको आरंभ में बताया था भारतीय संविधान भागों से मिलकर बना है, तो भाग जहां होंगे, भाग किससे जुड़ा है, अनुच्छेद से जुड़ा है, तो जहां भाग आएगा वहां अनुच्छेद आना बिल्कुल लाजमी है। तो विधायी संबंधों का जिक्र अनुच्छेद 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंध का जिक्र 256 से 263 तक है, और वित्तीय संबंध का जिक्र 264 से 300 तक है, 264 से 300 तक। अब बात करते हैं कि केंद्र राज्य संबंध के स्वरूप में हमारे यहाँ शासन प्रणाली जो ली गई है भारत में, खास तौर पे वो शासन प्रणाली कैसी रही है, तो हमारे यहाँ शासन प्रणाली स्वरूप है संघीय।
भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो संघीय शासन प्रणाली। आप जानते हैं कि भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है ये किस देश के मॉडल से प्रेरित है? कनाडा। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा मॉडल पर प्रेरित है हमारे यहाँ का संघीय शासन। और हमारे यहाँ के संघीय शासन के स्वरूप को स्पष्ट कैसे करते हैं? तो हमारे यहाँ संघीय शासन के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है प्यारे साथी कि संविधान की सर्वोच्चता, ये किसको इंगित करता है? तो संविधान की सर्वोच्चता इंगित कर रहा है संघीय शासन को, संविधान की सर्वोच्चता। इसके इतर बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता हो गया, और फिर बात किया जाए तो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये भी संघीय मॉडल का ही स्वरूप है। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, लिखित संविधान, ये भी आपके संघीय शासन के मॉडल को ही बिल्कुल इंगित कर रहा है या प्रेरित कर रहा है। इससे इतर अगर बात करते हैं हम लोग तो सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय कहें तो ज्यादा ठीक है, न्यायपालिका की जगह सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा बहुत सारी विषय वस्तु हैं जो संघीय मॉडल को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक सवाल जब आता है तो प्रश्न खूब बेहतर हो जाता है कि भारतीय शासन को, भारत के शासन को अर्ध संघीय शासन किसने कहा? ये सवाल खूब फेमस हो जाता है। तो इस बात को भी यहाँ पर आप नोट डाउन करके रखिएगा कि अर्ध संघीय संविधान, भारत के संविधान को, भारत के संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा है? कमेंट कीजिए आप तब तक, जब तक हम आंसर लिखते हैं। अर्ध संघीय संविधान, भारत के संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा है? ये बहुत पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रोफेसर केसी हेयर ने, प्रोफेसर केसी हेयर ने ये स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किसने अर्ध संघीय संविधान कहा है। उम्मीद इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसा है, संघीय शासन का मॉडल है। लेकिन इस बात को आप और अच्छे से तब समझेंगे, इस बात को, जब पहले प्रश्न की तरफ अब बढ़े। पहला सवाल क्या था? अभी हम लोग बात किया कि सवाल आपका ये था, संघीय शासन आप समझ गए, केंद्र राज्य संबंध का कैसे है और संघीय शासन का स्वरूप क्या है। हम लोग आरंभ में ही बात किए थे, हमारे यहाँ सर्वोच्च या संप्रभु कौन है? तो हमारे यहाँ संप्रभु है संसद। अब संसद के बारे में जब हम आपको बताते हैं तो एक अनुच्छेद अगर यहाँ बात कर लें, इस बात को बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जान जाएं। कैसे जानेंगे? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 कहता है कि राष्ट्रहित के संदर्भ में, राष्ट्रीय हित का अगर मामला हो तो राष्ट्रीय हित के संदर्भ में राज्य सूची के विषय पर, सूची के विषय पर विधि बना सकती है, विधि बना सकती है। कौन बना सकती है? तो आप बिल्कुल आरंभ में ही देखे हैं कि संसद। यहां बात समझना, अगर राष्ट्रीय हित का संदर्भ हो, राष्ट्रीय हित का मामला हो तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। परंतु यहां इस बात को खूब ध्यान रखना है कि परंतु ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा ने क्या किया हो, तो ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया हो,
2/3 बहुमत से पारित किया गया हो, तभी इस मामले पर संसद इनके लिए कानून बना सकता है राज्य सूची पर। अब पहला प्रश्न आप बिल्कुल समझ गए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कितना, 2/3। ऐसा अनुच्छेद 249 में कहा गया है। इसके पहले के सेशन में मैंने आपको सभी आर्टिकल संसद की सर्वोच्चता के संदर्भ में बताए हैं। अनुच्छेद 245 में किस तरह संपूर्ण भारत के संदर्भ में संसद कानून बना सकती है, 49 पे बात किया, 50 में कि आपातकाल के संदर्भ में कैसे हो सकता है, 52 में हम लोगों ने बात किया कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संविधान है ना अपने लिए विषय की मांग करते हैं, या 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ऐसा प्रस्ताव पास करें कि हमारे लिए भी संसद विषय कानून बनाए राज्य सूची पर, तब भी बना सकते। 253 में भी हम लोगों ने बात किया कि संसद कहां तक है, और अनुच्छेद 248 अवशिष्ट सूची के विषय भी विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो ये संसद का क्षेत्राधिकार हम लोगों ने पिछले सेशन में खूब बढ़िया से समझा था। उम्मीद आप इसको समझे होंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल ध्यान से पढ़ना है, और उम्मीद कि आप कमेंट बढ़िया से, तो इस बात को आप भी स्क्रीनशॉट ले लेना, या समझे होंगे, उम्मीद है पढ़े भी होंगे आप बढ़िया से। सवाल है कि निम्न में से कौन सा केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में सही है। पहला कथन है कि केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। कथन 2 है कि संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटों में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। तो कथन 1 भी सही है और 2 दोनों ही कथन सही है। अब यहाँ अगर हम आपको इस बात को बता दें तो ये तो आपके लिए बिल्कुल ज्ञानवर्धन वाला बात हो जाएगा ना, कि अनुच्छेद 351 में ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 351 पढ़ना, और 350A पढ़ोगे तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा का प्रावधान किया गया है कि उनकी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा जब बात करें हम लोग, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय नदी घाटी में पानी के उपयोग और वितरण नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति निहित किया गया है। ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ये पावर किसके पास है, संसद। और कहते हैं इसी अनुच्छेद का अनुसरण करके प्यारे साथी संसद ने क्या किया, अनुच्छेद 262 का अनुसरण करके ही संसद ने नदी बोर्ड अधिनियम और जल बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड एक्ट और जल विवाद एक्ट 1956 पारित किया है। और आप देखते हैं कि कई नदियों का विवाद है। ठीक है, इसके लिए संसद अलग से अधिकरण का भी गठन कर सकती है, ट्रिब्यूनल जिन्हें आप कहते हैं। कृष्णा जल विवाद, गोदावरी जल विवाद, महानदी जल विवाद, बहुत सारी नदियों का विवाद है। तो इन सब के प्रावधान के लिए संसद ने अधिनियमित कर दिया है नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956, जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक है, जो उन राज्यों की स्थिति को देख करके उसके बाद डिसीजन देगा कि किस राज्य को कितना जल उस नदी के उपयोग का मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी व्यवस्था करने का जिम्मेदार अंतिम रूप से कौन है, संसद ही है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल ये रहा आपके लिए कि केंद्र और राज्य कानून बनाने के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है। पहला कथन है कि संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पे कानून बना सकती हैं। बिल्कुल आप भी जानते हैं, सही बात है। दूसरा है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून राज्य के कानून के बीच कोई सचेत होता है तो किसका कानून मान्य होगा। ठीक है, कानून मान्य होगा। कोई विवाद अगर होता है तो यहां ध्यान रखना है, यहां लिखना रहेगा कि संसद का कानून मान्य होगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन ए और बी दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके लिए मैं अगले सवाल पे आपको व्याख्या बढ़िया से देता हूं और समझाता हूं।
आइए अगला सवाल देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। केंद्र राज्य के संबंधों में सुधार की सिफारिश के लिए 1978 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पीबी सामार को, पालनियार चारिद्वार को, एम के करबनिधि, एम जी रामचंद्रन को। तो प्यारे साथी नियुक्त किया गया था किसको? पीबी समार को। अब सुनो, केंद्र राज्य का संबंध जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंधों पर अभी हमने जिक्र किया, इसकी अब सुनो, केंद्र और राज्य के संबंध को बेहतर करने के लिए हमारे कई आयोग गठित किए गए जो समय समय पर रिपोर्ट देते रहे और बताते रहे कि केंद्र और राज्य के संबंधों को और कैसे प्रगाढ़ किया जा सकता है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। अक्सर आप देखते हैं राज्य आरोप लगाते रहते हैं केंद्र पर कि हमको पैसे कम दे रहे हैं या हमारे कानूनी मामलों में दखल दे रहे हैं। बहुत सारा मामला आप सुनते हैं। तो कई आयोग ऐसे गठित किए जा चुके हैं, उनके नाम हम लोगों को जानना है कि केंद्र और राज्य के संबंधों पर उनके बेहतर के लिए सुझाव देने वाले कौन कौन से आयोग अभी तक गठित हो चुके हैं। एक पूरी सूची आप इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। केंद्र और राज्य के संबंध पर आयोग, तो एक तो पहला सबसे पहले गठित था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। दूसरा था राजमन्नार समिति। इन सब का संबंध किससे है? पहले ही लाइन में स्पष्ट है, केंद्र राज्य संबंध। तो राजमन्नार समिति 1969। तीसरा है सरकारिया आयोग 1983। फिर है बेंकेट चलैया आयोग सन 2000 और फिर चौथा है पुंछी आयोग 2007। ये सभी के सभी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य के संबंधों को मधुरता रखने का, ताकि उनमें विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय किसी प्रकार का विवाद ना होने पाए। इस तरह से इनके संबंधों को बेहतर करने के लिए ये सभी आयोगों को आप बिल्कुल नोट डाउन करना और याद रख लेना, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। और अभी देखो एक सवाल तो हम लोगों ने देखा है इस पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? डाकघर बचत बैंक, दिवालियापन शोध असक्षमता। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक योजना। चौथा है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। अब प्यारे साथी इस बात को ध्यान रखना, तो ऑप्शन तो बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको बात करते हैं विधायी शक्तियों का विभाजन, विधायी विषयों का बंटवारा या विभाजन, तो विधायी विषयों का जो बंटवारा किया गया है या विभाजन किया गया है वो 3 सूचियों में। आप जानते भी हैं खूब बेहतर, संघ सूची के विषय, संघ सूची के विषय, फिर आता है आपका राज्य सूची के विषय, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के विषय। अब यहां से सवाल जो बनता है, इस बात को ध्यान रखना पहले कि विधायी विषयों का बंटवारा, ठीक है, ये सबसे पहले प्रावधान हमें कहां मिलता है? 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। ये चीजें कहां से आई हैं? 1935 के अधिनियम से लिया गया है, और इनका जिक्र हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में भी मिलता है। ये भी ध्यान में रखना है, 7वीं अनुसूची में भी इनका जिक्र मिलता है। विधायी विषयों का बंटवारा, संघ सूची पे संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती हैं तो लागू किसका कानून होगा? संघ का कि राज्य का? तो आप तुरंत बोल देंगे कि संघ का। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समवर्ती सूची के विषय पर संघ से पहले राज्य ने कानून बना दिया और राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो सबसे पहले राज्य का कानून ही लागू हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर होता यही है कि राज्य क्या होता है कि संघ के कानून को ही राष्ट्रपति सहमति देता है, राज्य के नहीं। लेकिन किताबों में और सैद्धांतिक रूप से आप यही कहेंगे कि नहीं, संघ का ही नहीं, सबसे पहले जिस कानून पर, अगर राज्य के कानून पर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो उनके विषय पे कानून बन जाएगा, और अगर संघ पर सबसे पहले आता है, देते हैं, तो वहां पर। लेकिन आइए बात करते हैं यहां पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि संघ सूची में हमारे मूल कितने विषय थे? तो मूल विषय थे हमारे प्यारे साथी 97, और अभी कुछ समय पहले तक कुल विषय वर्तमान में कितने थे? 100। लेकिन उसमें से 2 विषय का लोप कर दिया गया है। 2 विषय को क्या किया गया? लोप कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में हम कहेंगे कि 98।
कितने विषय हैं? 98, क्योंकि 2 विषयों का क्या किया गया है? लोप कर दिया गया है। यहाँ राज्य सूची में अगर बात करते हैं तो राज्य सूची में भी मूल कितने विषय थे? तो मूल थे 66 विषय, और अभी वर्तमान में कितने हैं? 61। यानी कितने विषय कम कर दिए गए? 5 विषय आप बोलेंगे, क्योंकि भाई 66 में से 5 निकलेंगे तो कितने बचेंगे? 61। और यही बातें अगर यहाँ ध्यान रखते हैं हम लोग कि समवर्ती में सर मूल विषय कितने थे, तो यहाँ पर मूल विषय आपके हुआ करते थे 47। राज्य के जो 5 विषय घटाए गए वही समवर्ती में से जोड़े भी गए। तो अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इसमें विषय बढ़कर कितने हो चुके हैं? 52, 52। अब ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे कि 47 में कितने विषय जोड़े गए हैं कि 52 हो गए हैं? तो आप कहेंगे 5। अब इन 5 विषयों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि ये 5 विषय जो जोड़े गए हैं ये कैसे जोड़े गए हैं। तो ये 5 विषय जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी इंदिरा गांधी सरकार में समवर्ती विषय में, समवर्ती सूची पर 5 विषय। ये 5 विषय का नाम आपको रट लेना है क्योंकि आयोग इन पर खूब सवाल पूछता है। तो वन हो गया पहला, दूसरा हो गया शिक्षा, तीसरा हो गया नाप तौल या बांट माप, लिखा होगा कहीं पर नाप तौल या बांट माप। चौथा हो गया न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। और पांचवा जो है न्यायिक प्रशासन के अलावा पांचवा जो विषय है वह है वन्य और वन्य जीवों का, वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण, जीवों का संरक्षण। ये 5 विषय याद रखना जिन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। कहते हैं अपने मुकाम के लिए बिल्कुल लड़ते रहो, बढ़ते रहो, डरो नहीं, थमो नहीं। कहते हैं ना मुसाफिर की तरह चलते रहो, मुसाफिर की तरह चलते रहो, रुकना सफर की रीत नहीं है। मुसाफिर की तरह चलते रहो, रुकना सफर की रीत नहीं है। जो कड़े संघर्ष करते हैं मंजिल कभी उनसे दूर नहीं होती है। जो कड़े संघर्ष करते हैं मंजिल कभी उनसे दूर नहीं होती। तो ये मुकाम आपका भी है और आप भी कड़े संघर्ष करते रहिए, मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। तो इसे नोट डाउन कर लेना और इस बात को ध्यान में रखना। ये 5 विषय तो खूब आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रट लीजिए, जैसा भी हो। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आपका सवाल है वन, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, दिवालियापन और शोध अक्षमता, शेयर बाजार और वायदा बाजार। ठीक है, तो शेयर बाजार जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची में आप जानते हैं जैसे जनगणना हो गया, आयकर हो गया, बैंक हो गया, डाकघर हो गया, शेयर हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सब किस में आते हैं? संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब ये सवाल थोड़ा सा बेहतर रहा है। राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? पहला है राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों का निवारण, नजरबंदी, बाजार और मेले, विवाह और तलाक, वन्य और पशु पक्षी संरक्षण। तो ये सवाल पहले का आता है, उस समय ये राज्य सूची में था। अभी ये किस में शामिल हो गया है? तो आपके समवर्ती सूची में, पर पहले राज्य सूची में ही था। अभी विवाह तलाक जो है ये सभी राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल हो गए हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? वो है आपका रेलवे, कृषि, शेयर बाजार और वायदा बाजार, दिवालियापन और ऋण शोधन। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिवालियापन और ऋण शोधन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। और आप फटाफट कमेंट करके बताओ कि समवर्ती सूची में 5 कौन कौन से विषय जोड़े गए हैं। इनको जितना बार कमेंट करोगे उतना बेहतर आपको याद होगा और तैयार भी हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? भूमि और भवन पर कर, श्रमिक संघ, औद्योगिक श्रमिक विवाद, रोजगार और बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन ये जो आते हैं प्यारे साथी,
ये आपका किस सूची में आ जाता है? तो परिवार नियोजन और जनसंख्या। आप कमेंट करके बताओ संघ सूची का विषय है कि राज्य की समवर्ती, क्योंकि अगला सवाल यही आने वाला है। ठीक, तो हर एक विषय पर जो उस पे आयोग खूब बार सवाल पूछा है, उन विषय को आप खूब बेहतर जानते रहो। अगला सवाल फिर यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? डाक पर बचत खाते, वन और पशु पक्षियों की सुरक्षा, भूमि और भवन पर कर और पथ कर। तो मैंने कहा ना, तो बाद में क्या किया गया, इसको शामिल किया गया 1976 में। तो वन्य और पशु पक्षियों की सुरक्षा, ये किसका विषय है? समवर्ती का। अभी 5 विषय पे हम लोगों ने बात किया ना, ये 5 जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, अभी इस पर बात किया था। तो ये आप ध्यान रखना, वन, शिक्षा, नाप तोल, न्यायिक प्रशासन, वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण, ये पांचों बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? वन, पथ कर, वन्य और पशु पक्षियों की सुरक्षा और बीमा। तो आप जानते हैं पथ कर जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। भूमि, सिंचाई, पुलिस, ये सब किस सूची का विषय आता है? राज्य सूची का विषय आता है। ठीक, बाकी बीमा किस विषय का है? संघ सूची का है। बैंक संघ सूची का, जनगणना सब किसका? संघ सूची का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय है जो आ रहा है इसके अंतर्गत? न्यास और न्यासी, जिसे ट्रस्टी आप कहते हैं, ट्रस्ट और ट्रस्टीशिप, मत्स्य उद्योग, रेल और बैंक व्यवसाय। तो न्यास और न्यासी ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इन विषयों को रट के जरूर जाना, क्योंकि यहां से सवाल आपके आयोग ने कई पूछे हैं। ये देख रहे हो, बार बार ये सवाल मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बीमा, न्याय, चिकित्सा, अन्य आजीविका, पथ कर, रोजगार और बेरोजगारी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पथ कर किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में कितने विषय हैं, कमेंट करके बताओ आप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें जिसे राज्य में वे दी गई हैं और उनसे सही तरह से मेल खाती हैं? है ना, इसमें कथन दिया गया है और कथन को देख करके पहचानना है और फिर बताना है कौन सा मेल खा रहा है। रेलवे समवर्ती सूची का विषय है, पहला कथन है। दूसरा है परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन, संघ सूची का विषय है। तीसरा है डाकघर, राज्य सूची का विषय है। तो भाई रेलवे समवर्ती सूची का विषय बिल्कुल नहीं है, संघ सूची का है। परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची का विषय है, सही है। डाकघर, बैंक राज्य सूची का विषय है, नहीं, ये भी संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? क्यू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं बार बार कहता हूँ ना, देखो इतना बेसिक सवाल है, इन बेसिक सवाल को अगर गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पॉलिटी पर प्यारे साथी, और प्रीवियस ईयर की श्रृंखला है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपकी पकड़ थोड़ी सी कम है। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पकड़ और जबरदस्त बनाओ, क्योंकि ऐसे सवाल आप गलत नहीं करोगे, ये मान के जाओ एग्जाम में। राज्य सूची का एक विषय है वन, जनसंख्या, परिवार नियोजन, कृषि पर आयकर, आर्थिक और सामाजिक योजना कर। अब इनमें से कौन सा विषय है जो किसका है? राज्य सूची का। तो अभी हम लोगों ने बात किया कृषि से संबंधित जितना मामला वो सब किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची का ही विषय है। ठीक, अब वन किस सूची का है? आप कमेंट करके बताओ। अभी हम लोग पढ़े भी हैं कि वन किस सूची का है, न्यायिक प्रशासन किस सूची का विषय है। इनमें से कौन सा एक विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? सही कमेंट करना आपको। कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भेजना। दूसरा है राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक नजरबंदी, विवाह और तलाक, रेल सेवा। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई संघ सूची का विषय क्या है? रेल सेवा। विवाह और तलाक किस में आ चुका है? समवर्ती सूची में अब आ चुका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का एक हिस्सा है? तो संघ सूची का हिस्सा क्या है? खाद्य पदार्थों पर अपमिश्रण। दूसरा है कानूनी चिकित्सा, वन्य व्यवसाय, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक श्रम विवाद, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों संबंधी विवाद। तो प्यारे साथी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ऐसे सवाल बिल्कुल गलत नहीं करने हैं आपको। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच अधिकारों और कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची में दी गई है? अभी हम लोगों ने बात किया है इस पर, किसमें दी गई है? 12वीं, 9वीं, 7वीं। तो 7वीं अनुसूची में ही विधायी शक्तियों का विभाजन है, विधायी विषयों का बंटवारा
और ये विधायी विषयों का विभाजन अभी मैंने आपको पढ़ाया कितनी सूचियों में, 3 सूची में, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। तो उम्मीद आप बढ़िया से समझे ही हैं, तो आपको दोबारा इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको बढ़िया से समझ चुके हैं। 10वीं अनुसूची में आप जानते हैं दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है, दल बदल कानून, और इसको ऐड किया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 12वीं अनुसूची आप खूब बढ़िया जानते हैं। 12वीं अनुसूची किससे है? तो पंचायतों के गठन से है, और पंचायतों को लाया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन से, तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा विषय? कमेंट करो फटाफट आप। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, बीमा, नशीली शराब, शेयर बाजार और भावी सौदा। तो है प्यारे साथी कि पशुओं के प्रति क्रूरता और रोकथाम किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? नशीले पेय पदार्थ हो गए आपके, नंबर 1। नंबर 2 है न्यास और न्यासी। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम। तो नशीले पेय पदार्थ यानी शराब जो आता है वो किस सूची के अंतर्गत आ रहा है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और बाकी अभी हम लोगों ने बात किया कि ये समवर्ती सूची का विषय है, और न्यास और न्यासी भी किस सूची का? समवर्ती। बीमा है संघ सूची का विषय। केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा कि संघ सूची में दिए गए विषय केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। तो भाई ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 245 में कहा गया है सीधा कि संपूर्ण भारत के लिए संघ कानून बना सकती है, संपूर्ण भारत और भारत के राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है संसद, लेकिन राज्य क्षेत्र के लिए राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। तो बिल्कुल केवल कथन एक ही सही होगा, दूसरा कथन सही नहीं होगा। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, फिर देखो सूची से ही संबंधित है और बहुत आसान है। ठीक है, अब आप भी फटाफट कमेंट करके भी आंसर बताओ कि सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। ठीक, ताकि पता चलता रहे कि आपकी जानकारी बेहतर है। सूची में दिए गए ढंग से सही ढंग से मेल खाते हैं, यानी सही मिलान किसका हो रहा है? कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय कर समवर्ती सूची में। कथन है कि खाद्य पदार्थ और वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची में। तो भाई इसका तो केवल और केवल कथन ए ही सही होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं का मिश्रण संघ सूची में नहीं दिया गया है। ठीक, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वजन, माप और मानकों का संस्थान हिस्सा है किस सूची का? संघ का, अवशिष्ट का, राज्य का, समवर्ती का। तो अभी हम लोगों ने बात किया था 5 विषय जोड़े गए थे इसमें, और 5 विषय किस संशोधन से? तो चलो मैं बता दे रहा हूं, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब ये 5 विषय आप कमेंट कर दो फटाफट, ताकि आपको रटा जाए एकदम कि ये 5 विषय कौन है जो संघ सूची समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, पांचों का नाम आप लिखिए ताकि याद हो जाए, जितनी बार लिखेंगे उतना बेहतर याद होगा। अगला सवाल है, कौन सा मद राज्य सूची का हिस्सा है इनमें से दिए गए? न्यास और न्यासी, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, भारत में तीर्थ। तो भाई न्यास और न्यासी पहले जो था राज्य सूची के अंतर्गत था, बाद में इसको ऐड किया गया, जोड़ा गया किसमें? तो बाद में लाया गया समवर्ती सूची में। लेकिन पहले कथन, क्योंकि 1900 पहले का सवाल है, तो उसमें राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा मद एक आता था? न्यास और न्यासी, ट्रस्टीशिप। 1990 में सरकारिया आयोग ने के सिफारिश पर राज्य नीतियों के आम बहस के बीच विवादों और विषयों पर चर्चा हुई, उनके जांच के लिए किया गया था या गठन किया गया था। तो किसके गठन पर ऐसा मुद्दा बना था? नीति आयोग पर, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषद। तो अंतरराज्यीय परिषद आप पढ़ते ना अनुच्छेद 263 कि एक अंतरराज्यीय परिषद जिसका गठन कौन करेगा? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य किसी प्रकार का विवाद ना हो। ठीक है, बाकी नीति आयोग जानते हैं गैर संवैधानिक आयोग है जिसका गठन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का 1954 में गठन हुआ था। वित्त आयोग का जिक्र हमारे संविधान के
280 में है। और वित्त आयोग का भी गठन कौन करता है? तो एक तो सवाल ये, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर? 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं सारा खेल पैसे का है, तो विवाद ना होने पाए इसलिए 5 वर्ष बाद इसका गठन होता रहता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विकलांग अनियोजन के लिए राहत किसका हिस्सा है और किस में शामिल है? ये समवर्ती सूची में, संघ सूची में, राज्य और अवशिष्ट। तो ये शामिल है प्यारे साथी, राज्य सूची का विषय है। इन सब का एक सीरीज बना लेना आप, अगर पहले से पढ़े हो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनकी श्रृंखला आप बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आप उम्मीद हम करेंगे कि गलत नहीं करेंगे। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह कौन सा बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित राज्यों के साथ बांटा जाता है? राज्य का क्षेत्रफल, राजकोषीय अनुशासन, राज्य की जनसंख्या और राजकोषीय क्षमता। तो कौन सा है? राजकोषीय क्षमता। और अभी आप जानते हैं कि हमारे 15वें वित्त आयोग कौन है और वर्तमान के भी कौन है? तो 15वें वित्त आयोग हैं एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, जिन्हें आप कहते हैं नंद किशोर सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? लिखने से पहले आप कमेंट करो फटाफट, ताकि नाम बिल्कुल रटा रहे और स्पष्ट रहे। तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो ये ध्यान में रखना, 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को ध्यान में रखना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है कि राज्य जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी दूसरे देश के साथ करारनामे, समझौते, संधि पत्र इत्यादि के लिए कानून बनाने की अधिकार देता है। तो अब मैंने कहा आपसे बार बार मैं कर रहा हूँ, इसके पहले की क्लास देखो, इसके पहले की, तो आपको लग रहा होगा कि क्या बात है, बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, ये प्रमोशन शायद कर रहे हैं। नहीं, प्रमोशन नहीं, आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि कड़ी जब बराबर से चलेगी, श्रृंखला आप हो या सीरियल हो, अगर बराबर से देखेंगे तो कहानियों से अटैच होते हैं। अगर इसके पहले का आपने पूरा सीरीज देखा तो ये आंसर आप तुरंत किए होंगे। और कमेंट भी करो, मैं चाहता हूं कि मेरे बताने से पहले आपका कमेंट आना चाहिए कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 253, इसी से तो हमारी संसद की और सर्वोच्चता सिद्ध होती है कि बिना वो राज्य की अनुमति के क्या कर सकता है, बिना राज्य की अनुमति के अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू कर सकता है। अनुच्छेद 253 इस बात का जिक्र करता है। 249 में मैंने बताया, राष्ट्रहित का अगर कोई मामला है और राज्यसभा अपने उपस्थित और बहुमत के 2/3 सदस्यों से अगर प्रस्ताव पास करती है तो राज्य सूची पे भी कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार ही या संसद कानून बनाती है। अगला सवाल है, किसी राज्य के कानून बनाने की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। कथन नंबर 1 खूब आसान। देखो, कथन के सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको पूरा पहले लाइन समझना है क्या कह रहा है। यहाँ बड़ा प्रश्न दे के घबराओ नहीं, बड़ा प्रश्न बहुत आसान है, छोटा प्रश्न बड़ा कठिन होता है ना। कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ, जितना प्रश्न छोटा होगा, आसान होगा, उतना मुश्किल भरा, और जितना प्रश्न बड़ा होता है वो उत्तर अपने ही प्रश्न में छिपा के रखते हैं। कथन एक कह रहा है कि राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक राज्य संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी तरह प्रस्तावों को पारित करते हैं। कथन भी कह रहा है कि ऐसा कोई कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्हें प्रस्ताव पारित किया है, ना कि सभी राज्य पर। तो बिल्कुल सही है। अब आपको याद होगा मैंने बताया अनुच्छेद, ये बातें कहाँ कही गई हैं, तो फिर अब मैं कहूँगा कि इसके पहले का क्लास देख लो, है ना। अनुच्छेद 252 है ना, मैंने खूब बढ़िया से डिटेल उस पर बताया था कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अपने लिए सहमति होकर के संसद से राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने के लिए कहते हैं तो उस राज्य में तो विधि लागू होती है। लेकिन अगर क्या सभी राज्य में लागू होगा? नहीं। लेकिन अगर उसी विषय को अन्य राज्य भी अपने यहाँ लागू करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की श्रृंखला यहां तक रही। केंद्र राज्य संबंध पर आयोग ने जितने सवाल पूछे वो सभी सवालों को हम लोगों ने क्रमबद्ध ढंग से किया है, और उम्मीद की आप बहुत अच्छे से अपनी हर एक विषय वस्तु को समेटकर, आयोग के सवालों को देखकर अपनी तैयारियों को बिल्कुल स्पष्ट करके लड़ रहे होंगे। मुकाम आपका है, लड़ाई आपकी है, लड़ना पड़ेगा। माता पिता की बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीद है, कब तक आप उनको निराश करोगे? अब की बार है ना, अपनी सरकार बनाओ, है ना, स्वयं विजेता बनो,
दूसरे की विजय से पहले अपनी जय हो, जय जयकार करो, क्योंकि कहते हैं ना बार बार ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिला है। फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट करो, जितनी मेहनत हो सके मेहनत करो, क्योंकि तपस्या जो है सफलता सुविधाओं का मोहताज नहीं होती है। और प्यारे साथी, सफलता का मूल मंत्र क्या है? तपस्या। और तपस्या एकांत में की जाती है। सफलता में दुनिया साथ में होती है, पर तपस्या में आप और आपकी महबूबा किताबें ही आपके साथ रहेंगे। मोहब्बत करो, प्यार करो, किससे? किताबों से, जो जीवन को बनाने वाला है ना। इंसानों में तो बहुत, इंसानों में कितने रंग होते हैं ये पता नहीं है, फिर किताबों में एक ही रंग मिलेगा। किताबों के रंग बहुत नहीं मिलेंगे, इंसानों के रंग बदल सकते हैं, किताबों के रंग नहीं बदल सकते हैं। इसलिए भरोसा ऐसे पे करो जिससे जीवन का निरंतर उत्थान होता रहे। तो मिलते हैं एक और श्रृंखला में, तब तक आप खूब ईमानदारी से, तन्मयता से, उन्माद रूप से पढ़ते रहिए। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे, अपनी मंजिल को बढ़ाते रहना है, चलते रहना है, संघर्ष करते रहना है। सफलता असफलता एक अलग बात है, हम प्रयास न करिए तो गलत बात है। इसलिए लड़ो और मुकाम को प्राप्त करो। जय हिंद।